हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज हम मौर्य काल से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि हम मौर्य साम्राज्य से पहले का इतिहास हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूकस किसका सेनापति था? अभी मैंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो आंसर होगा सिकंदर का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा जैन गुरु बृहद बाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आंसर होगा 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में। और श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो आंसर होगा सैंड्रोकोटस। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। और वो कौन? यूनानियों का क्या नाम था? जस्टिन। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था या यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो आंसर होगा सैंड्रोकोटस। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है और इसमें चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये भी पूछा जा चुका है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था और किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जो मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था? तो कौन था? आंसर देखते हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। और बिंदुसार को अमित घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो कश्मीर है, तो कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कश्मीर का इतिहास है वो किस पुस्तक में उसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सीरियन नरेश एंटीयोकस ने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? जो सीरियन नरेश एंटीयोकस था उसने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो आंसर होगा डाइमेकस। तो डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा बिंदुसार के दरबार में। जैन धर्मों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा सिंह सेन कहा गया है। तो जैन धर्मों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आंसर होगा आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज का महानतम शासक कौन हुआ?
मौर्य समाज में लगभग 10 शासक हुए थे। उसमें सबसे महानतम शासक था सम्राट अशोक, जो मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व बैठा था। किस अभिलेख में जो अशोक का जो नाम है वो अशोक मिलता है? तो आंसर होगा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक अशोक अवंती का राज्यपाल कब था? जब अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था, उससे पहले वो मास्की अवंती का क्या था? राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आंसर होगा 4। उन 4 पहाड़ियों का क्या नाम है? कर्च, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की जो पहाड़ी थी उसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उनका नाम याद रखना है हमको, कर्च, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा मखली गोसाल ने। किसने की थी? मखली गोसाल ने आजीवक, ये बहुत पूछा गया प्रश्न, बहुत पूछा गया प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने। अशोक की माता का क्या नाम था? तो आंसर होगा शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो आंसर होगा अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलाओं पर लिखने का जो सर्वप्रथम प्रचलन था वो भी किसने किया था? अशोक ने। इनकी कितनी शिलालेख है? 14 शिलालेख है जिस पे इन्होंने लिखने का प्रचलन स्टार्ट किया था। अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपि का प्रयोग हुआ है? तो आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। तो अशोक के शिलालेखों में किन किन लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1750 ईस्वी में पादरेटी फैन थैलर ने की थी। किसने की थी? पादरेटी फैन थैलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली? तो आंसर होगा जेम्स प्रिसेप को। किसको मिली थी? जेम्स प्रिसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कौन से अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो आंसर होगा 13वें शिला अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 7। कितने स्तंभ लेख है? 7। और शिलालेख कितने हैं? 14। याद रखना है कि स्तंभ लेख है 7 और शिलालेख कितने हैं? 14। और जो स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहाँ मिलता है या कौन से शिलालेख में मिलता है? तो आंसर होगा 7वें व 8वें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ अभिलेख की जगह वो आएगा शिलालेख। क्या आएगा? शिलालेख। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? 7वें और 8वें शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 3 भागों में। किसमें? शिलालेख में, स्तंभ लेख में और मुहालेख में। जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो शिलालेख हो गए और एक स्तंभ लेख हो गए और एक मुहालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? तो आंसर होगा 5, और जिनको चक्र कहा जाता था। जो प्रांत थे उनको मौर्य साम्राज्य में क्या बोला जाता था? चक्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आंसर होगा ग्राम। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और जिसका मुखिया ग्रामीक होता था। कौन होता था? ग्रामीक। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के शासनकाल में प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई वो तो ग्राम ही थी, पर जो प्रशासक थे उसमें सबसे छोटा कौन होता था? तो वो होता था गोप, और जो 10 ग्रामों को संभालता था। कौन होता था सबसे छोटा? गोप, और जो 10 ग्रामों को संभालता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आय का कौन सा भाग बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था? तो आंसर होगा 10वां भाग। तो आय का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? जो गूढ़ पुरुष थे, जो उसके गुप्तचर थे, अशोक के जो गुप्तचर थे उनको क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के समय में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय राजुक किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा, जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? राजुक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो जो सीता भूमि है, जो सरकारी जमीन होती थी, सरकारी भूमि होती थी, उसको अशोक के समय सीता भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय संचार किसे कहा जाता था? तो जो संचार थे, वो जो गुप्तचर थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते थे, जाते थे, तो उन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? 7। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, और 5वां सैनिक, जो छठा है निरीक्षक, और 7वां सभासद। तो 7 वर्गों में विभाजित किया है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। अशोक के समय राजू किसे कहा जाता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गए हैं कि अशोक के समय सीता भूमि किसे कहा जाता था? सरकारी भूमि को। और अशोक के समय संचार, जैसा कि अभी हमने देखा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है कि कौन से उसमें शिलालेख में मिलता है? तो वो होगा 13वें शिलालेख में। और किस किस के बीच हुआ था अशोक ये कलिंग का युद्ध? ये हुआ था अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभम के बीच में 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक यहाँ से पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? ठीक है, तो किस स्तंभ लेख को स्थापित करवाया था? 7 स्तंभ लेख थे, 14 शिलालेख थे। तो उसमें एक स्तंभ था त्रियाग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी भी था, लेकिन अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रामपुरवा अभिलेख की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा कार्लायल ने। किसने की थी? कार्लायल ने 1872 में रामपुरवा अभिलेख की खोज की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो? आप जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।